Welcome to the next lecture of operations and supply chain management. ओके हमने सप्लाई चेन प्रोसेस पढ़ा था पिछले लेक्चर में, ठीक है। ठीक है, हमने सप्लाई चेन व्यू को पढ़ा था, देन वी टॉक टू सप्लाई चेन प्रोसेसेस। ठीक है, सो टुडे वी विल टॉक अबाउट ऑपरेशन स्ट्रेटजी। ऑपरेशन स्ट्रेटजी बेसिकली इट्स द मीन्स बाय विच ऑपरेशंस इम्प्लीमेंट्स द फर्म्स को। ऑपरेशंस की हमने बात की है, वी हैव एन आइडिया व्हाट ऑपरेशंस आर, ठीक है। और उन ऑपरेशंस को चलाने के लिए एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, दैट स्ट्रेटजी इज कॉल्ड ऑपरेशन स्ट्रेटजी। This operation strategy is the means by which operations implements the firm's corporate strategy and helps to build a customer-driven firm. Corporate strategy क्या होती है, इसकी थोड़ी देर बात करेंगे। Corporate strategy is basically the strategy of a firm, ठीक है। कोई भी कंपनी जो है corporate strategy बनाती है, corporate strategy का पर्पस होता है to take the company from where it is today to a point where it wants to be, ठीक है। तो corporate strategy का काम है कि कंपनी को एक जगह से किसी और जगह लेके जाना, विच बेसिकली मीन्स कि अगर कंपनी जो है आज एक छोटी कंपनी है, वांट्स टू ग्रो इन द फ्यूचर, तो उसको एक कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। दैट स्ट्रेटजी विल एक्चुअली हेल्प दैट कंपनी टू ग्रो एंड बिकम अ बिगर कंपनी, ठीक है। इसी तरह कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी दूसरे मकसद के लिए भी बनाई जा सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी अपनी सेल्स इंक्रीज़ करना चाहती है तो उसके लिए वो एक स्ट्रेटजी बना सकती है। तो स्ट्रेटजी ये बताएगी कि कंपनी किस तरह से अपनी सेल्स इंक्रीज़ कर सकती है। इसी तरह की कंपनी अगर किसी और मुल्क में बिज़नेस करना चाहती है तो उसके लिए उसको क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है और वो किस तरह से इस काबिल हो सकती है कि वो दूसरे मुल्क में जाकर बिज़नेस करे, ठीक है। तो कंपनी इसलिए भी एक स्ट्रेटजी बना सकती है ताकि वो किसी और मुल्क में जाके बिज़नेस कर सके, ठीक है। तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग है। सो जब भी आप कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी बनाते हो उससे पहले यू हैव टू डू इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग इज़ बेसिकली इट्स स्कैनिंग या इट्स एन एवेल्यूशन ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन द विच द कंपनी ऑपरेट्स। इसमें हम एवेल्यूएट करते हैं कि आप जिस इंडस्ट्री में काम करें वहाँ कंपटीशन कैसा है, उसमें अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, ठीक है, और रिस्क किस तरह के इन्वॉल्व हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर कोर कॉम्पिटेंसीज हैं। कोर कॉम्पिटेंसीज है बेसिकली आप कह सकते हैं द कोर कैपेबिलिटीज़ ऑफ कंपनी, ठीक है। तो हमने कोर कॉम्पिटेंसीज कुछ एग्जांपल्स देखी थी, वी टॉक्ड अबाउट दैट इन सप्लाई चेन व्यू एज वेल। उसके अलावा हम प्रोसेस व्यू में इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। So they are basically the capabilities of a firm which are unique to that firm, यानी कि उस फर्म के पास वो ख़ास कैपेबिलिटीज़ हैं जो दूसरी फर्म्स के पास मौजूद नहीं है, ठीक है। फिर कोर प्रोसेसेस हैं। कोर प्रोसेसेस और बेसिकली दोज प्रोसेसेस विच आर एसेंशियल टू मेक अ सर्टेन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। यानी कि एक कंपनी जो है कुछ कोर प्रोसेसेस को हर हाल में इस्तेमाल करेगी टू मेक इट्स प्रोडक्ट। तो उन कोर प्रोसेसेस के बगैर उस कंपनी का गुजारा नहीं है, ठीक है। फिर ग्लोबल स्ट्रैटेजीज है। तो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी विल बिकम अ ग्लोबल स्ट्रैटेजी इफ़ यू वांट टू डू बिजनेस ग्लोबली, यानी कि आप अगर एक मुल्क से निकल के दूसरे मुल्क में बिजनेस करना चाह रहे हैं तो फिर वो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी है, इट विल बिकम अ ग्लोबल स्ट्रैटेजी, बिकॉज फिर उस स्ट्रैटेजी का मकसद होगा टू डू बिजनेस आउटसाइड वन कंट्री या टू डू बिजनेस ग्लोबली। फिर कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी में एक कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बनाने का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है ऑल्सो मार्केट एनालिसिस, ठीक है। तो मार्केट एनालिसिस में क्या करते हैं, मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं, यानी कि यू डिवाइड योर मार्केट, जो आपकी टारगेट मार्केट होती है उसको आप सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो सेगमेंट मीन्स क्या, मे बी डेमोग्राफिक्स के मुताबिक या दूसरे फैक्टर्स के मुताबिक अपनी जो टारगेट मार्केट है उसको डिवाइड करेंगे इनटू डिफरेंट ग्रुप्स या डिफरेंट सेगमेंट्स, ठीक है। फिर आप नीड्स असेसमेंट करते हैं कि आपकी जो डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स हैं उनकी क्या नीड्स हैं, ठीक है। फिर आप कम्पेटिटिव प्रायोरिटीज़ सेट करते हैं, ठीक है। कम्पेटिटिव प्रायोरिटी सेट करने से पहले यू हैव टू डिसाइड द कम्पेटिटिव कैपेबिलिटीज़, ठीक है।
competitive capabilities क्या होती हैं? They are basically related to the processes या core processes of your organization. तो competitive capability ये बनाती है कि आपके core processes कैसे होने चाहिए, ठीक है? ये competitive capability will decide कि आपके core processes किस standard के होने चाहिए, ठीक है? और competitive capability को एक certain standard का होने के लिए you need to have certain competitive priorities. Competitive priorities क्या होती हैं? It's competitive priority you can set in terms of cost, quality, time, ठीक है? तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप अगर एक प्रोसेस को रन कर रहे हैं तो किस कॉस्ट पे रन करना है, ठीक है? उस प्रोसेस से जो आउटपुट आएगी उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, फिर आपने कितने टाइम में प्रोसेस कंप्लीट करना है, फिर फ्लेक्सिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, ठीक है? तो एक कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए यानी प्रोसेस की एक प्रोसेस को सर्टेन स्टैंडर्ड में मेंटेन करने के लिए यू नीड टू हैव अ मिनिमम लेवल ऑफ कम्पेटिटिव प्रायोरिटीज़, ठीक है? तो कम्पेटिटिव प्रायोरिटीज़ आप सेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट या क्वालिटी के हिसाब से भी सेट कर सकते हैं, यानी कि यू रिक्वायर सर्टेन मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी या यू रिक्वायर सर्टेन मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ कॉस्ट एंड सो ऑन, ठीक है? फिर इसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट के भी इशूज़ हैं, ठीक है? सो व्हेनेवर यू मेकिंग योर ऑपरेशन स्ट्रैटेजी तो यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एज वेल, ठीक है? सो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में फिर ये डिज़ाइन होता है, एनालिसिस होता है। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ डिज़ाइन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, एनालिसिस, डेवलपमेंट, ठीक है? डिज़ाइन के बाद आप प्रोडक्ट को पहले कोई भी नया प्रोडक्ट बनाने से पहले आप उसका डिज़ाइन बनाते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं, उसके बाद आप प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। एक बार प्रोडक्ट डेवलप होता है फिर आप उसको लॉन्च करते हैं, ठीक है? ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपकी जो कम्पेटिटिव प्रायोरिटीज़ और जो कम्पेटिटिव कैपेबिलिटीज़ हैं वो मैच करें, ठीक है? उसमें ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो यू कैन इमेजिन कि कम्पेटिटिव प्रायोरिटीज़ आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर योर कम्पेटिटिव प्रायोरिटीज़ आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर कम्पेटिटिव कैपेबिलिटीज़, ठीक है? तो कम्पेटिटिव कैपेबिलिटी को सर्टेन स्टैंडर्ड में मेंटेन करने के लिए यू नीड टू हैव अ मिनिमम लेवल ऑफ कम्पेटिटिव प्रायोरिटीज़। तो अगर आपकी कम्पेटिटिव प्रायोरिटीज़ मिनिमम लेवल से नीचे है दैट मीन्स यू हैव अ परफॉर्मेंस गैप। उस गैप को आपने फिल करना है ताकि आपका जो प्रोसेस है उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो सके, ठीक है? तो ऑपरेशंस तो ये सारी चीज़ें मिला के ना दे फॉर्म ये ऑपरेशन स्ट्रैटेजी, ठीक है? ऑपरेशन स्ट्रैटेजी में कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी भी उसका हिस्सा हो जाती है। फिर उसमें डिफरेंट चीज़ें लाइक कम्पेटिटिव प्रायोरिटीज़ आपको सेट करनी होती है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मिला के आपकी ऑपरेशन स्ट्रैटेजी बना देते हैं। तो ऑपरेशन स्ट्रैटेजी बेसिकली होती है, इट्स बेसिकली अ नंबर ऑफ डिसीजंस, ठीक है? सो ऑपरेशन स्ट्रैटेजी इज़ जस्ट अ सेट ऑफ डिसीजंस। बेसिकली किस तरह की डिसीजंस होती हैं, हाउ टू मैनेज प्रोसेसेस एंड हाउ टू मैनेज सप्लाई चेन्स, ठीक है? मार्केट एनालिसिस की हमने बात की थी। मार्केट एनालिसिस बेसिकली जब हम मार्केट एनालिसिस करते हैं तो वी आर बेसिकली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट द कस्टमर्स वांट एंड हाउ टू प्रोवाइड दैट, ठीक है? हम देखते हैं कि एक मार्केट में कस्टमर्स क्या चाहते हैं, फिर हम डिसाइड करते हैं हाउ वी कैन प्रोवाइड दैट, ठीक है? जिसमें मार्केट सेगमेंटेशन होती है, फिर नीड्स असेसमेंट होती है, ठीक है? तो कम्पेटिटिव प्रायोरिटीज़ की हमने बात की थी, उसकी डेफिनेशन देख लें। इट्स क्रिटिकल डायमेंशंस that a process of supply chain must possess to satisfy its internal or external customer, ठीक है? तो critical dimensions is basically a certain standards that a process or supply chain must possess so that it can satisfy its customers, चाहे वो internal हो या external customers, ठीक है? और एक certain standard की competitive priority को maintain करने के लिए you need to have a minimum level of competitive capabilities, ठीक है? Competitive capabilities आप decide करेंगे in terms of cost, quality, time and flexibility dimensions, so that a process or supply chain can deliver according to customer requirements, ठीक है? तो ऑर्डर विनर्स और क्वालिफायर्स की एग्जांपल है, पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है? तो ऑर्डर विनर क्या होता है? इट्स अ क्राइटेरियन कस्टमर्स यूज टू डिफरेंशिएट द सर्विसेज प्रोडक्ट, ठीक है? आप एक कंपनी का प्रोडक्ट खरीदते हैं, ठीक है? आप उस कंपनी का प्रोडक्ट क्यों खरीदते हैं, किसी और कंपनी का क्यों नहीं खरीदते, ठीक है? फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी की मोटर बाइक खरीदते हैं, ठीक है? होंडा की खरीदते हैं, किसी और की क्यों नहीं खरीदते,
ठीक है। आप इसलिए होंडा की मोटर बाइक ख़रीदते हैं बिकॉज लेट्स आप होंडा सिटी 70 ख़रीदते हैं, ठीक है। तो होंडा सिटी 70 आप कह सकते हैं इट्स एग्जांपल ऑफ ऑर्डर विनर, ठीक है। ऑर्डर विनर बेसिकली क्या होता है, इट्स अ क्राइटेरियन कस्टमर्स यूज टू डिफरेंशिएट द सर्विसेज प्रोडक्ट्स ऑफ वन फर्म फ्रॉम दो। आपने एक सर्टेन स्टैंडर्ड, आपके दिमाग में इमेज है कि होंडा सिटी 70 जो है उसका एक सर्टेन स्टैंडर्ड है, ठीक है, वो किसी और कंपनी की बाइक का नहीं है। तो आप चाहते हैं कि आपकी बाइक एक सर्टेन स्टैंडर्ड को सेटिस्फाई करे तो ही आप बाइक खरीदेंगे, ठीक है। तो आपकी होंडा सिटी 70 जो है इट बेसिकली reaches a minimum criterion which you use to differentiate that bike from the bike of all other companies. मिनिमम क्राइटेरियन को आप इमेजिन कर सकते हैं मिनिमम स्टैंडर्ड, ठीक है, समटाइम्स ज़रूरी नहीं है स्टैंडर्ड मिनिमम। द बेसिक आइडियाज़ कि आप जो है ना सिटी 70 को इसलिए ख़रीद रहे हैं कि आपको लगता है कि बाकी कंपनी की बाइक से बेहतर है, ठीक है। और आप किस तरह डिसाइड करते हैं कि बाकी कंपनी की बाइक से बेहतर है, आपके माइंड में कुछ सर्च स्टैंडर्ड्स होंगे, ठीक है, लाइक स्पीड के हवाले से, उसका माइलेज के हवाले से, ठीक है, उसकी मेंटेनेंस के हवाले से, ठीक है। मे भी आप कहते हो कि बाइक जो लो मेंटेनेंस है, ठीक है, इसकी स्पीड भी अच्छी है, प्राइस भी इसकी लो है, ठीक है। तो आप ये क्राइटेरियाज यूज़ करें लाइक प्राइस, मेंटेनेंस, कॉस्ट टू डिसाइड कि भाई इस कंपनी की बाइक दूसरी कंपनी की बाइक से बेहतर है, ठीक है। सो दिस इज़ एन ऑर्डर विनर, ठीक है। ऑर्डर विनर इज जस्ट अ सेट ऑफ क्राइटेरियन यू यूज टू डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट ऑफ वन कंपनी फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंपेटिटर्स, ठीक है। फिर ऑर्डर क्वालिफायर इज एक्चुअली द मिनिमम स्टैंडर्ड यू सेट, ठीक है। तो कस्टमर जो है ना मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करते हैं एंड कंपनीज हैव टू मीट दिस मिनिमम स्टैंडर्ड टू डू बिजनेस इन अ सर्टेन मार्केट, ठीक है। इसी तरह अगर आपने एज अ कस्टमर एक स्टैंडर्ड सेट किया कि बाइक की जो है प्राइस एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर उस बाइक की प्राइस एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा हो जाए तो फिर जो कस्टमर्स हैं वो बाइक नहीं खरीदेंगे, ठीक है। सो ऑर्डर क्वालिफायर्स आर द मिनिमम level required for a product to do business, यानी कि minimum criterion required for a business for a product to do business in a certain market, ठीक है। Order winner is not necessarily the minimum criterion, it's basically a set of criterion you use to decide कि भाई एक खास कंपनी का जो प्रोडक्ट है it's better from other companies, ठीक है। तो these are two graphs which shows order qualifiers and order winner, ठीक है। तो इसमें मेन चीज़ ये है कि आप देख सकते हैं कि जो ऑर्डर क्वालिफायर है, ठीक है, इसकी सेल्स जो है एक सर्टेन लेवल के बाद बहुत स्लोली इंक्रीज करती है, ठीक है। सो वंस यू हैव रीच्ड अ सर्टेन थ्रेशोल्ड लेवल, ठीक है, यानी कि आपने एक सर्टेन स्टैंडर्ड अचीव कर लिया, तो उसके बाद जो इसकी सेल जो है बहुत स्लोली इंक्रीज करेगी, ठीक है। जो ऑर्डर विनर होता है, ऑर्डर विनर की सेल जो है वो ज़्यादा तेज़ इंक्रीज़ करती है, ठीक है। कैन सी ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है और वो इंक्रीज़ करती जा रही है। सो दैट इज़ द मेन थिंग। इसकी कुछ एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, ठीक है। सो ऑर्डर विनर्स एंड क्वालिफायर्स की एग्जांपल्स कुछ दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल लो कॉस्ट ऑपरेशंस, ठीक है, डिलीवरिंग सर्विस और प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर आपने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि भाई लो कॉस्ट ऑपरेशंस आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो लो कॉस्ट ऑपरेशन से क्या मतलब है, डिलीवरिंग सर्विस और प्रोडक्ट एट द लोएस्ट पॉसिबल प्राइस, ठीक है। तो फिर आप जो है ना यू विल यूज़ प्राइस टू डिफ्रेंशिएट द प्रोडक्ट ऑफ अ कंपनी फ्रॉम इट्स कंपेटिटर्स, ठीक है। तो आप बेसिकली देखेंगे कि किस कंपनी की प्रोडक्ट की प्राइस कम है, ठीक है। तो प्राइस या कॉस्ट जो इट विल बिकम द मेन डिफरेंशिएटर ओवर इट, ठीक है। अगर आप क्वालिटी पे फोकस करते हैं एज अ कस्टमर, फिर क्वालिटी विल बिकम द मेन डिफरेंशिएटर, ठीक है। एंड क्वालिटी यहाँ पे क्या है,
इट्स डिलीवरिंग एन आउटस्टैंडिंग सर्विस और प्रोडक्ट, ठीक है। आप देखेंगे प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, दैट विल डिसाइड कि भाई एक कंपनी का प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है दूसरी कंपनी, ठीक है। तो यू कैन यूज़ डिफरेंट क्राइटेरियन टू डिसाइड के वेदर द प्रोडक्ट ऑफ अ कंपनी इज़ बेटर देन दैट ऑफ अनदर कंपनी। फिर आप इस तरह भी डिसाइड कर सकते हैं क्या उस कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी कंसिस्टेंट रहती है, ठीक है। बाइक पे तो इतना एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन ऐसी चीज़ें जिनको आप कुछ अर्से के लिए इस्तेमाल करते हैं, फिर आपको नई चीज़ खरीदनी पड़ती है। लाइक साबुन हो गया, ठीक है, साबुन आप कुछ अर्से के लिए इस्तेमाल करेंगे, फिर आपको उस नया साबुन ख़रीदना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स हम देखते हैं क्वालिटी कितनी कंसिस्टेंट रहती है, ठीक है। तो एक साबुन लिया, फिर आप देखेंगे दूसरा साबुन भी वैसा ही होता है, ठीक है। इसी तरह जो खाने पीने की चीज़ों में भी ये चीज़ है, ठीक है। आपने एक जगह से अगर बर्गर लिया, फिर आप देखेंगे दूसरा, आप दोबारा वहाँ से बर्गर लेंगे तो वो वैसा ही होगा या नहीं, ठीक है। आप ये क्राइटेरियन भी यूज़ कर सकते हैं टू डिफ्रेंशिएट अ प्रोडक्ट, ठीक है। सो ऑर्डर विनर्स और ऑर्डर क्वालिफायर्स डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि ऑर्डर विनर्स इज अ सेट ऑफ क्राइटेरियन यू यूज़ टू डिफ्रेंशिएट द प्रोडक्ट ऑफ अ कंपनी फ्रॉम इट्स competitors. ऑर्डर क्वालिफायर जो है, इट्स अ मिनिमम criterion you set, ठीक है। And firms have to achieve this minimum criterion to be able to do business in that particular market segment. ठीक है। फिर प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट है। प्रोडक्टिविटी का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, इट्स बेसिकली हम किसी भी कंपनी में ख़ास तौर पे ऑपरेशंस के पॉइंट व्यू से अगर हम बात करें तो वी आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या होती है, हम बेसिकली देखना चाहते हैं कि हम जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी भी कंपनी में, वो किस कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। या बेसिकली हम जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके लिए हम जो इनपुट्स यूज़ करें उनकी कॉस्ट क्या है। तो बेसिक आइडियाज़ क्या, हम चाहते हैं कि वी शुड बी एबल टू प्रोड्यूस मैक्सिमम आउटपुट यूजिंग मिनिमम इनपुट, या we want to produce maximum output using input at minimum cost. ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन आपके सामने हुई भी है, आई थिंक। तो एक छोटी सी एग्जांपल है टू कैलकुलेट प्रोडक्टिविटी, ठीक है। सर प्रोडक्टिविटी का अगेन कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल, यू वांट टू प्रोड्यूस मैक्सिमम आउटपुट यूजिंग मिनिमम इनपुट, और यू वांट टू प्रोड्यूस मैक्सिमम आउटपुट एट मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। तो कहते हैं 3 employees process 600 insurance policies in a week. They work 8 hours per day, 5 days per week. तो लेबर प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू पॉलिसीज प्रोसेस डिवाइड बाई एम्प्लॉई आवर्स, ठीक है। पॉलिसीज प्रोसेस कितनी है, 600 इन अ वीक। टोटल एम्प्लॉई आवर्स कितने हैं, यानी कि एम्प्लॉयज़ कितने घंटे काम करते हैं पूरे हफ्ते में, एक दिन में नहीं, पूरे हफ्ते में। तो एक दिन में 8 घंटे काम करें और एक वीक में 5 वर्किंग डेज हैं, ठीक है। तो टोटल एम्प्लॉई आवर्स इन अ वीक इज 3 employees multiply 40 hours। जी वालेकुम सलाम। अच्छा ठीक ठीक ठीक।
Okay, so let's look at this example again. So three employees process 600 insurance policies in a week. ठीक है, they work 8 hours per week, 5 days per week. ठीक है, so total hours worked in a week is 8 hours per day multiplied by 5 days. It's 40 hours. ठीक है, so तो हर एम्प्लॉय जो है वो 40 आवर्स काम कर रहा है, टोटल 3 एम्प्लॉयज़ हैं. ठीक है, तो आपकी जो टोटल एम्प्लॉय आवर्स हैं, इट विल बी नंबर ऑफ आवर्स वर्कड बाय वन एम्प्लॉय मल्टीप्लाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़. ठीक है, सो इट विल बी 600 डिवाइड बाय 3 टाइम्स 40, तो आपके पास 5 पॉलिसीज़ पर आवर आ जाएंगी. ओके, तो इसी तरह एक और एग्जांपल है. इस एग्जांपल से मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट की हुई है. ठीक है, तो मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी इज बेसिकली जब प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं यूजिंग मोर देन वन इनपुट. ठीक है, नॉर्मली आप प्रोडक्टिविटी जब कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो आप इनपुट एक रखते हैं नीचे. ठीक है, इस फॉर्मूले को अगर आप देखें, यू विल नॉर्मली बी यूजिंग वन इनपुट. ठीक है, फॉर एग्जांपल इन द फर्स्ट एग्जांपल वी ओनली यूज टोटल एम्प्लॉय आवर्स एज द इनपुट. ठीक है, अगर आप एक से ज़्यादा इनपुट भी यूज़ कर सकते हैं, अगर एक से ज़्यादा इनपुट यूज़ करें तो दैट इज़ कॉल्ड मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी. ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने लेबर कॉस्ट को भी यूज़ किया, मटेरियल कॉस्ट को भी, ओवरहेड कॉस्ट को. ठीक है, सो अ टीम ऑफ वर्कर्स मेक्स 400 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट विच इज सोल्ड इन द मार्केट फॉर $10 each. The accounting department reports that for the job the actual cost of 400 for labor, 1000 materials. ठीक है, तो एक प्रोडक्ट बना रहे हैं 400 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट विच इज़ सोल्ड इन द मार्केट, यानी कि उसकी जो मार्केट प्राइस है वो $10 ईच है. ठीक है, यानी मार्केट में वो $10 की प्राइस पे बिक रहा है. लेकिन उस प्रोडक्ट को बनाने में जो कॉस्ट लगती है वो है 400 लेबर कॉस्ट है, 1000 मटेरियल्स की कॉस्ट लगती है, 300 जो है वो ओवरहेड है. ठीक है, आई होप आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में ओवरहेड कॉस्ट वगैरह पढ़ा होगा. ठीक है, तो सबसे ऊपर आएगा आउटपुट या वैल्यू ऑफ आउटपुट. वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी है? 400 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय द प्राइस ऑफ ईच यूनिट. प्राइस ऑफ ईच यूनिट इज $10. तो टोटल कॉस्ट ऑफ आउटपुट जो है वो है 4000. ठीक है, इट्स एक्चुअली नॉट द कॉस्ट, इट्स बेसिकली द टोटल रेवेन्यू यू अर्न फ्रॉम द आउटपुट. ठीक है, यानी कि जो टोटल आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी है मार्केट में, दैट इज़ $4000. ठीक है, इसी तरह आप जो टोटल इनपुट यूज़ करें उसकी भी हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ गिवन, इट्स 400 प्लस 1000 प्लस 300. ठीक है, तो हम सारों का सम ले रहे हैं. ठीक है, यानी कि हम लेबर कॉस्ट भी कंसिडर कर रहे हैं, मटेरियल्स भी और ओवरहेड भी. नॉर्मली हम इनमें से सिर्फ एक कॉस्ट को कंसिडर करते हैं अगर हम सिंगल फैक्टर प्रोडक्टिविटी या आम प्रोडक्टिविटी की बात करें, लेकिन मल्टी फैक्टर में हम एक से ज़्यादा चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं. So it will be 4000 divided by 1700 equal to 2.35. ठीक है, तो ये लेबर ईयर टू डेट लेबर प्रोडक्टिविटी की एक और एग्जांपल दी हुई है. इसमें बेसिकली लेबर प्रोडक्टिविटी मेजर की हुई है. लेबर प्रोडक्टिविटी इज़ बेसिकली आप जो है ना एज इनपुट जो है लेबर को यूज़ करते हैं. ठीक है, जिस तरह हमने फर्स्ट एग्जांपल में किया था. ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल में हमने लेबर प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट की थी. तो लेबर प्रोडक्टिविटी इज़ बेसिकली द टोटल आउटपुट प्रोड्यूस बाय द लेबर डिवाइड बाय द टोटल इनपुट गिवन बाय द लेबर. ठीक है, इसमें हम सिर्फ लेबर को देख रहे होते हैं. ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इससे आप लेबर प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, सो टोटल आउटपुट प्रोड्यूस बाय लेबर इज फैक्ट्री यूनिट सेल्स. ठीक है, एंड टोटल इनपुट गिवन बाय लेबर इज द टोटल एम्प्लॉयमेंट आवर्स वर्कड इन अ ईयर.
फिर आप मैन्युफैक्चरिंग, आप मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी में ना यू आर मेनली कंसर्न विद कॉस्ट, ठीक है। आपकी जो इनपुट होती है ना, इट्स बेसिकली द टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो आप बेसिकली सारी चीज़ों की कॉस्ट को जमा कर देते हैं। तो आप चाहें तो यू कैन कैलकुलेट प्रोडक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू द कॉस्ट ऑफ वन थिंग ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल आप सिर्फ लेबर कॉस्ट के अगेंस्ट कैलकुलेट कर लो, ठीक। बट दैट विल नॉट बी मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी, दैट विल बी सिंगल फैक्टर, ठीक। मल्टी फैक्टर में आप हर चीज़ की कॉस्ट को इकट्ठा कर लेते हैं, यानी यू लुक एट द टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है। सो आप आउटपुट, मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी में आप आउटपुट ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो आउटपुट बेसिकली क्या होगा, इट विल बी द डॉलर वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट, ठीक है। यानी कि आपने टोटल आउटपुट प्रोड्यूस किया, उससे आपको रेवेन्यू कितना है, ठीक है। और इनपुट में क्या आएगा, इनपुट में इट विल बी द टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है। सो पहली एग्जाम्पल में इट इज़ 49,363 डिवाइडेड बाय 39,000। इस एग्जाम्पल में हमने बेसिकली यही किया था, ठीक है। वी टुक द टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरनल के उस आउटपुट से रेवेन्यू कितना आ रहा है, एंड वी डिवाइडेड दैट बाय द टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, विच इंक्लूडेड लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट एंड ओवरहेड कॉस्ट। ठीक है। सो आज के ज़माने में इट्स इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज़ कि बिज़नेस जो है बहुत ग्लोबल हो रहा है, ठीक है। सो इफ़ अ कंपनी वांट्स टू गो एंड डू बिजनेस इन अनदर कंपनी, इन इफ कंपनी वांट्स टू गो एंड डू बिजनेस इन अनदर कंट्री, तो इट शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर ग्लोबल कंपटीशन, ठीक है। यानी कि अपने मुल्क से बाहर जाकर बिजनेस करेगी तो इट विल फेस मोर कंपटीशन, ठीक है। बिकॉज आजकल जो है ना ग्लोबल कंपटीशन बहुत इंक्रीज़ हो गया। मैनी कंपनीज जो है दे वांट टू गो एंड डू बिजनेस इन अदर कंट्रीज, ठीक है। फिर कंपनी जब किसी और मुल्क में जाके बिजनेस करती है तो देयर आर एथिकल इश्यूज फेस, ठीक है। फिर वर्कफोर्स डाइवर्सिटी के इश्यूज़ हैं, ठीक है। अगर आप किसी और मुल्क में काम करेंगे जाके तो आपकी जो लेबरर्स होंगे या दूसरी वर्कफोर्स होगी बहुत डाइवर्स होगी, ठीक है। दे विल बी कमिंग फ्रॉम, हो सकता है आपकी होम कंट्री के लोग हों, उस मुल्क के लोग हों, किसी नेबरिंग कंट्री के लोग भी उस वहाँ जाके काम करते हों, ठीक है। फिर इन्वायरमेंटल इश्यूज़ होंगे, ठीक है। ठीक है, फिर टेक्नोलॉजी के इश्यूज़ होंगे, ठीक है। बिकॉज आज के ज़माने में इफ़ यू वांट टू डू बिजनेस ग्लोबली, यानी कि अगर आप एक साथ मुल्क में बिजनेस करना चाह रहे हैं तो यू विल हैव टू मेक यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड बेटर टेक्नोलॉजी बेसिकली, ठीक है। सो आई डू इनकरेज ये चीज़ें आप बुक से थोड़ा पढ़ें इन मोर डिटेल, ठीक है। लाइक चैलेंजेस इन ऑपरेशन मैनेजमेंट, इसको मैं इतनी डिटेल, ठीक है। कुछ सॉल्व एग्जांपल्स हैं अबाउट मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी, लेबर प्रोडक्टिविटी रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए। यू कैन जस्ट डू दिस ऑन योर ओन, आई होप दे आर अंडरस्टैंडेबल। अगर नहीं होगी तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे। आई वुड इनकरेज कि आपसे सॉल्व प्रॉब्लम 1 को करें, ठीक है। सॉल्व प्रॉब्लम 1 को समझने दैट शुड बी ना। सॉल्व प्रॉब्लम 2 को आप एज एन एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। बट इसको ना भी करें तो इट्स ओके, यू कैन जस्ट लीव इट, ठीक है। ओके, सो आई विल एंड दिस लेक्चर ऑन राइट नाउ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।